चलो देखो जी, चार्ज कर लिया था हमने। आगे हो गया सर। कौन से सेक्शन में आ गए फिर आज हम? 105 पे आ गए सर। लीज। हाँ जी। चलो हो गया सब। देखो अगर मैं जनरल पूछूं कि भाई लीज क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे जो प्रॉपर्टी रेंट पे आ गई। पट्टा। पट्टा, हाँ, पट्टा ठेका। ठीक हो गया। फिर अगर ठेका भी लिख लिया तो फिर टेंडर भी लिख लो। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, ध्यान रखना, जनरल, रेंट और लीज में फर्क होता है। ठीक हो गया। रेंट का तो आपको पता ही है, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। चलो आओ जरा लीज क्या होती है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, उस पे कंफ्यूज मत होना। जैसे कहीं पे आपको लीज की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाई दे, तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज होती है। लीज, एक लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस। एक तो ध्यान रखना है लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होती है। अच्छा, रेंट तो मेरे ख्याल मूवेबल प्रॉपर्टी भी रेंट पे मिल जाती है। यस सर। ठीक है। is transfer of a right to enjoy such property made for a certain time, express or implied, or in perpetuity। ठीक है जी, सर्टेन टाइम के लिए अंडरलाइन, एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइडली अंडरलाइन, और या फिर परमानेंटली परपिचुटी में, इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बदले में। और कंसिडरेशन क्या है? ऑफ प्राइस। कंसिडरेशन प्राइस रहता है, अंडरलाइन कर लेना। पेड और प्रोमिस्ड, पे कर दिया जा चुका है और प्रॉमिस कर दिया जा चुका है। और ऑफ मनी, पैसे का, या फिर शेयर इसमें, खेती में, उपज के अंदर, सर्विस में, सेवाओं के अंदर, और एनी अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू, या फिर किसी ऐसी चीज से उसकी कंसिडरेशन पे करना जिसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली, और ये कैसे इसका सोपान होता है, कैसे सौंपा जाता है? पीरियोडिकली सौंपा जाता है। और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन, और स्पेसिफाइड ओकेजन्स पे। ठीक है जी। टू द ट्रांसफरर, किसको? ट्रांसफरर को। बाय द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के द्वारा। हु एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑन सिस्टम, जो है बेसिकली एक्सेप्ट कर लेगा ट्रांसफर इन टर्म्स के ऊपर। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, ओकेजन्स भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। जैसे कि अपना ये स्थल बोर हो गया। देखो ये कॉलोनी तो अभी बनी है, कॉलोनी से पहले क्या होता था? जैसे कि मान लो ये दिल्ली रोड है, ठीक है जी, इस तरफ जो अपना बाबा जी की मूर्ति है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इधर जो बना दिए। पहले ये होता था, आई डिपार्टमेंट होता था, मेडिकल डिपार्टमेंट होता था, ये होता था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो इस तरीके से दिखाई देता था। ये ग्राउंड सा है थोड़ा सा, ठीक है जी। इस तरफ ये यूनिवर्सिटी, बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दी, यहाँ पे स्कूल बना दिया, इसी बिल्डिंग में लास्ट में ये यूनिवर्सिटी बन गई, स्कूल के इधर। ठीक है जी। इधर ये बन गया अपना, हॉस्टल्स वगैरह बन गए। अब तो इधर काफी सारे हॉस्टल डेवलप हो चुके हैं। डन हो गया, सही। पहले इधर भी खाली था, इधर भी चेक, इधर भी, इधर भी, और इधर भी। ठीक है, मेला भरता था। हाँ, मेला भरता था बेसिकली। ठीक है ना। अब मेला भरने के लिए बेसिकली जगह चाहिए। ठीक है ना। ओकेजनली मेरा मेला भरेगा, ठीक है ना। तो क्या है, इस जगह को लीज पर दिया जाता था। ठीक है ना। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे भाई ये बाबा की जमीन है या ये गांव की जमीन है या किसकी जमीन है। जिस किसी की भी जमीन है, अगर इसके ऊपर मेला लगाना है या मेला लगवाना है तो लीज पे लिया जाएगा भाई। ठीक है जी, सिंपल। तो सिर्फ किस वर्ड को? ओकेजन्स को समझने के लिए।
ठीक हो गया। देखो वर्ड टू वर्ड अगर समझे तो लीज का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को जिसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करके उसके राइट को एंजॉय करने का राइट ट्रांसफर किया जाता है उस प्रॉपर्टी के अंदर सर्टेन समय के लिए, एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो, परपेचुअल हो, पैसे के बदले में। ठीक है जी, पैसा ऐसा जो पे कर दिया जा चुका है या प्रोमिस किया जा चुका है, या फिर पैसे में, या फिर जो भी उपज आएगी उसके हिस्से के बदले में, या सेवाओं के हिस्से के बदले में, या फिर कोई ऐसी चीज जो वैल्यूएबल हो सकती है या फिर वैल्यू में जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली। और पीरियोडिकली जो पैसा दिया जाता है, सीधी सिंपल सी बात है, आप एनुअली पैसा दो या फिर भाई पीरियोडिकली पैसा दो, हर महीने दो, हर तिमाही दो, हर छमाही दो। ठीक है जी, जिस किसी हिसाब से एग्रीमेंट बनेगा उस हिसाब से अपना पेमेंट अपना करते रहो। ठीक है जी, और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन या फिर किसी स्पेसिफाइड ओकेजन के ऊपर। ठीक है भाई, सकरात पे सकरात चलता है भाई इसका, तो ठीक है ना, तो सकरात पे पैसे आएंगे। ठीक है ना, डन। किसके द्वारा? टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफर, ट्रांसफर के द्वारा ये पैसा दिया जाता है। ठीक है जी, किसको? ट्रांसफरर को पैसा दिया जाता है, और ट्रांसफर क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है इस ट्रांसफर को। चलो जी, लेसर, लेसी, प्रीमियम एंड रेंट डिफाइंड। द ट्रांसफरर इज कॉल्ड द लेसर। सिंपल, जो ट्रांसफर रहेगा वो लेसर कहलाया जाएगा। ट्रांसफर, हाँ, ट्रांसफरी इज कॉल्ड द लेसी, जिसने ये किराए पे ली है वो लेसी है। द प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम, अंडरलाइन करना, बॉक्स कर लो इसको, प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है ना, एंड मनी, शेयर, सर्विस और अदर थिंग टू बी सो रेंडर्ड इज कॉल्ड रेंट। जो कीमत है वो प्रीमियम है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे कि मान लो भाई ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है 10 लाख है प्रीमियम इसका। ठीक हो गया, सही। हर महीने 80,000 का रेंट पे करता है, प्रीमियम 10 लाख का हो गया। ठीक है जी, 12,98। ठीक है जी, लास्ट में अपना 40,000 और भर देगा। ठीक है जी, पूरा का पूरा प्रीमियम पे हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम का तब इस टोटल अमाउंट जितने पे है। ठीक हो गया, तो घबराना नहीं है, पर रेंट भी लिख दिया, प्रीमियम भी लिख दिया। प्रीमियम टोटल वैल्यू हो गई उसकी, जो भी आपका ट्रांजैक्शन, जो भी आपका कंट्रैक्ट है, या जो भी आपका एग्रीमेंट टू लीज है। ठीक हो गया, और पीरियोडिकल पीरियोडिकल पेमेंट अगर जा रही है तो रेंट हो गया, सीधी सिंपल सी बात है। चलो आगे आ जाओ। चलो जी, 106 पे आ जाओ। duration of certain leases in absence of written contract or local usage, in the absence of a contract or local law or usage to the contrary। ठीक है जी, ना तो कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई लोकल लॉ है, ना ही कोई यूजेज है, कोई कस्टम है। टू द कॉन्ट्रेरी, एक लीज किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किस लिए? एग्रीकल्चरल या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज, अंडरलाइन बोथ। shall be deemed to be a lease from year to year। इनको क्या डीम किया जाएगा कि भाई ये सालाना तौर पर यानी ईयर टू ईयर चलती हैं। टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेसर और लेसी। ठीक है जी, और टर्मिनेबल रहेंगी यानी टर्मिनेट कर सकता है कौन कौन? लेसर टर्मिनेट कर सकता है इसको, लेसी टर्मिनेट कर सकता है। कैसे? बाय 6 मंथ्स नोटिस, अंडरलाइन या फिर बॉक्स कर लो, 6 मंथ्स का नोटिस। एंड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पज शैल बी डीम्ड टू बी ए लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ। अगर किसी दूसरे पर्पज यानी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से को छोड़कर अगर किसी दूसरे पर्पज के लिए लीज है तो उसको जो है मंथ टू मंथ समझा जाएगा। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग ईयर टू ईयर, डन। दूसरी मंथ टू मंथ। टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेसर और लेसी बाय 15 डेज ऑफ नोटिस। अगर ईयर टू ईयर को आप करोगे, सीधा सिंपल, साल का आधा 6 महीने, और अगर मंथ टू मंथ है लीज तो फिर महीने का आधा 15 दिन। ठीक हो गया। Notwithstanding anything contained in any other of the timing in force, the period mentioned in subsection 1 shall commence from the date of receipt of notice। इसको जरा अंडरलाइन करना, कब से कमेंस माना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस से माना जाएगा। एक नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 कोई खास नहीं, चलो पढ़ दो। shall not be deemed to be invalid merely because the period mentioned therein falls short। अगर जो ऊपर जो पीरियड 6 महीने का है फिर 30-15 दिन का जो पीरियड है वो छोटा पड़ गया है। ठीक है जी, अंडर द सबसेक्शन where a suit or proceeding is filed after the expiry of the period mentioned। ठीक है जी, अब अगेन इनवैलिड नहीं समझा जाएगा उसको, ठीक है ना, उस नोटिस को, कि लेट हो गया थोड़ा सा। चलो नंबर 4, एवरी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मस्ट बी इन राइटिंग, अंडरलाइन कर लो इसको, राइटिंग को अंडरलाइन, साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन गिविंग।
ठीक है जी, बस इतना काफी है। कमेंट में देखो नीचे एक हेडिंग आपको दिखाई देगी, सर्विस ऑफ नोटिस, मिल रही है? अच्छा डिक्लोट है क्या आपके पास? अच्छा प्रोफेशनल है क्या? चलो या तो अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर बेरेट में लिख लो। सर्विस ऑफ नोटिस की एक हेडिंग बना लो। केस का नाम लिख लो, कनक प्रमाणिक, KANAK, कनक प्रामाणिक वर्सेस इंद्रजीत बंदोपाध्याय। कलकत्ता हाईकोर्ट 2013। इसके अंदर सिर्फ ये बोला है कि अगर आपने नोटिस पकड़ाया, नोटिस बनाया, नोटिस इशू करवा दिया और सामने वाले ने उसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना, तो इसको गुड सर्विस माना है बस, ये केस है। नहीं ये सिविल और क्रिमिनल केस की बात नहीं है, ये लीज टर्मिनेट करने की बात है। अगर क्रिमिनल केस का है तो सीधी सिंपल सी बात है, समन से मान गया ठीक है, वरना कोर्ट वारंट इशू करेगी। ठीक हो गया? चलो 107 पे आ जाओ, ये लिख लिया? 107 पे आ जाओ। लीज हाउ मेड, एक लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग एक साल और रिजर्विंग ए ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। स्टार लगाओ जरा इसको। एक साल से ज्यादा है तो सीधा सिंपल है, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेबल है। डन हो गया? All other lease of immovable property may be made either by a registered instrument or by oral agreement accompanied by delivery of possession। बाकियों की कैसे होगी लीज? यानी जो साल से नीचे की है, सीधी सिंपल सी बात, आप रजिस्टर कराना चाहते हैं कराओ, नहीं कराना मत कराओ, ठीक है, परंतु डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूर होगा। जहां पर लीज किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इज मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, जहां से रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में भी सच इंस्ट्रूमेंट और वेयर देयर आर मोर इंस्ट्रूमेंट्स देन वन, ईच सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द लेसर एंड द लेसी। यस, एग्जीक्यूट साइन वगैरह किया जाएगा लेसी लेसी बोथ के द्वारा, लेसर लेसी बोथ के द्वारा, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड में तो फॉर्मेटिंग होती है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जो भी फॉर्मेट के हिसाब से, अगर उसके अंदर बोला कि भाई आप नंबरदार के भी साइन कराओ तो भाई नंबरदार भी आके साइन करे, बाकियों में सिर्फ लेसर और लेसी रहेगा। provided that state government may from time to time by notification in the official gazette direct that क्या कि leases of immovable property other than the leases from year to year or for any term exceeding एक साल or reserving a yearly rent or any class or such leases may be made by unregistered instrument or by oral agreement without delivery of possession। yes, may को जरा बॉक्स कर लेना, ठीक है ना। may be made by unregistered instrument, unregistered तो हो सकती है, अच्छा ये काम जो है without delivery of possession भी हो सकता है, बट यह जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गजट में बेसिकली नोटिफाई करते समय बताएगी विच क्लास ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बिना डिलीवरी के हो सकती है, ठीक है जी, ये बताएंगे, स्पेसिफाई होगा, स्पेसिफाई हो गया तो भी होंगी। 108 हेडिंग चेक कर लो। छोड़ दो इसको, सिर्फ हेडिंग देख लो। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेस, काफी बड़ा है, इसके अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें हैं, जाने दो। 109 को भी जाने दो। इसको 110 हेडिंग से देख लो, एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस। सीधी सिंपल सी बात है, जिस दिन से आपका ये लीज एग्रीमेंट शुरू हो रहा है वो पहला दिन गिनती से बाहर कर दिया जाएगा। फिर ड्यूरेशन बता रखी है लीज टू लीज, ठीक है ना, पहला दिन छोड़ोगे तो लास्ट का दिन है वो भी छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले का दिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज 111 देख लो, लीज खत्म कैसे हो रही है, बाय एफ्लेक्स
ऑफ द टाइम लिमिटेड देयर बाय, ठीक है जी, एक लिमिटेड समय के लिए लीज करी गई है, वो लिमिटेड टाइम यदि खत्म हो गया तो क्या होगा, लीज टर्मिनेट हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी। बी वेयर सच टाइम इज लिमिटेड conditionally on the happening of some event by the happening of such event। अगर कोई कंटीजेंट है ये लीज, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेशन कंटीजेंटली है, ठीक है ना, को तो वो इवेंट हैपन यदि हो गया है तो खत्म हो जाएगी। जहां पर इंटरेस्ट ऑफ द लेसर इन द प्रॉपर्टी टर्मिनेट्स ऑन or his power to dispose of the same extends only to the happening of the any event by happening of such event। बिल्कुल ठीक बात है जी, वही बी और सी के अंदर कंटीजेंसी आ रखी है। In case of interests of the lessee and the lessor in the whole of the property become vested at the same time in one person। yes, जब lessee और lesser एक ही कैपेसिटी में हो जाए, ठीक हो गया जी, यानी लेसी की कैपेसिटी लेसर हो जाए, ऑटोमेटिकली लीज खत्म हो जाएगी। बाय एक्सप्रेस सरेंडर्स, ठीक है जी, अंडरलाइन करो, जब सरेंडर ही करती है। बाय इम्प्लाइड सरेंडर, इम्प्लाइड सरेंडर से भाई काम तुम छोड़ दिया, उसने बोल दिया भाई अपना देख लो आप, इसको आप अपना रंग रोगन करवा लो, इसको गेट वगैरह लगवा लो, मैं तो छोड़ दिया है, ठीक है जी, चलो जी। बाय फोर फीचर, दैट इज टू से कहने का मतलब इन केस ऑफ lessee breaks any express condition which provides that on breach thereof the lessor may re-enter in case the lessee renounces his character as such by setting up a title in a third person or by claiming title in himself। ठीक है जी, the lessee is adjudicated and insolvent and the lease provides that the lessor may re-enter। ये सीधी सिंपल सी बात है, अगर कोई कंडीशन का ब्रीच आउट कर देता है तो कोई टेंशन नहीं है, अपना लेसर आएगा, ठीक है जी, और फोरफिट कर लेगा उसको। एच ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ नोटिस टू डिटरमाइन द लीज और क्विट और ऑफ इंटेंशन टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज ड्यूली गिवन बाय वन पार्टी टू द अनदर। ये सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, 112 पे आ जाओ। वेवर ऑफ द फॉरफीचर, चलो फॉरफिट आपको वेव ऑफ करना है, ठीक है, फ्री हो गया, कोई बात नहीं, हेडिंग से कर लो। 13 वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट, सिर्फ हेडिंग हेडिंग से कर लो। 116 पे आ जाओ फिर सीधा, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। इफ ए लेसी या फिर अंडर एक लेसी और प्रॉपर्टी रिमेन्स इन पोजेशन, पोजेशन में रह जाता है, देयर ऑफ आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज, लीज खत्म हो चुकी है उसके बावजूद भी, ग्रांटेड टू द लेसी, ठीक है जी, एंड द लेसर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट्स रेंट, और ये जो लेसर है ये कंटिन्यू कर देता है, रेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है फ्रॉम द लेसी या फिर अंडर लेसी जो भी बंदा आया है, और अदरवाइज असेंट्स टू हिज कंटिन्यूइंग इन पोजेशन। ठीक है जी, द लीज इज इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी रिन्यूड फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या माना जाएगा कि भाई अगले साल के लिए रिन्यूअल हो चुकी है लीज, सीधी सिंपल सी बात है, मान लेंगे। यस, क्योंकि होल्डिंग ओवर आ गया ना, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर, ठीक है ना। अब सीधा सिंपल क्या है, जिसके पास किराया बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट से दो इलस्ट्रेशन इनको भी देख लेना। 117 एग्जम्पशंस ऑफ लीजेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, नन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर अप्लाई टू लीज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है जी, अंडरलाइन करो नन को। और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई भी जमीन दी गई है तो ऊपर जितने भी आपने प्रोविजन पढ़े हैं ये मान्य नहीं है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं उनको छोड़कर। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 118 एक्सचेंज डिफाइंड व्हेन दो बंदे म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप, अंडरलाइन, ट्रांसफर दी ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर दी ओनरशिप ऑफ अनदर, एक चीज के बदले में दूसरी चीज की ओनरशिप जो है बदल लेते हैं। नीदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली। ठीक है जी, दोनों की दोनों तरफ की चीजें या कोई भी एक चीज पैसा नहीं होनी चाहिए। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज। यस, मनी ये ले भाई, तू आज से मेरे 20 रुपए का नोट का मालिक, मैं तेरे 20 रुपए का नोट का मालिक, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है ना। ना तो एक चीज, नीदर थिंग और बोथ थिंग्स, मनी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्कूटर एक्सचेंज कर लेते हैं, गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं, या फिर भाई मेरे घर में फ्रिज है, मैंने बेचना निकाल रखा, आपने जो है एक सोफा बेचना निकाल रखा है, मैंने सोफे के बदले में वो ले लिया। बार्टर कहना चाहते हो, बार्टर कैसे, अगर कहना चाहते हो तो, बट एग्जैक्टली नहीं है दिस इज लो, ठीक है ना।
बार्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार्टर पैसे में होता है, ठीक है ना, उसकी पैसे पैसे के बदले में होता है। कीमत नहीं लगाओगे बार्टर करते समय कि भाई इतने का लगा रहे हो, कि इतने का लगा रहे हो, नहीं समझे। एक सोफा बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, आप वो सोफा में से पूछोगे, मैं वो सोफा जो है आपकी गाड़ी के बदले में दूंगा, मेरे से नेगोशिएट करोगे, नेगोशिएट करोगे तो बार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो सीधी सिंपल सी वो ओनरशिप चल रही है भैया। आप मेरी चीज ये लो, आप मेरी स्कूटी की चाबी ले लो, मैं आपकी स्कूटी की चाबी ले लो, आपकी स्कूटी ज्यादा टूटी हुई, इसके कम पैसे हैं, ऐसा कोई सिस्टम, ठीक है जी। चलो 121 पे आ जाओ सीधा, एक्सचेंज ऑफ मनी। On an exchange of money, each party thereby warrants the genuineness of the money is given by him। बिल्कुल ठीक बात है जी। मान लो एक देश की करेंसी को आप चेंज करवा रहे हो दूसरे देश की करेंसी के अंदर, इसीलिए तो बोलते हैं एक्सचेंज मार्केट, ठीक है ना। पता होगा ना, पूरी पूरी मार्केट चलती है। अब मेरे ख्याल उत्तर में भी कई सारे ऑफिस खुल चुके हैं जो डॉलर्स को रुपयों में या रूबल को जिस किसी भी देश की करेंसी उसको आप रुपयों में कन्वर्ट करा सकते हो। मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ऑफिस भी प्राइवेट भी खुल चुके हैं बेसिकली, नहीं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप एक्सचेंज कर रहे हो वहां पे जाके। अब अगेन आप क्या करते हो, वहां पे इंडियन मनी देते हो, लेट से कोई कोई किसी फैमिली का कोई रिश्तेदार रशिया या फिर अमेरिका वगैरह में रहता है जिसको पैसे वगैरह पहुंच रहे हैं, तो वो कन्वर्ट करते हैं और उसको वहां पर भेजते हैं। इसके बदले में क्या है, अपना कमीशन काट लेते हैं। आओ जरा आज के मेन धंधे पे आ जाओ, गिफ्ट्स। Gifts defined, gift is the transfer of certain existing movable और immovable property। चलो जी, गिफ्ट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट होता है। मेड वॉलंटरली, अपनी इच्छा से होता है, ठीक है जी। एंड विदाउट कंसिडरेशन, यस, और बदले में कोई भी कंसिडरेशन की उम्मीद नहीं करी जाती है, बाय वन पर्सन, एक बंदे के द्वारा। और क्या बोला जा रहा है इसको, डोनर। गिफ्ट देने वाले को क्या कहते हैं, डोनर, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दानी। टू अनदर, जिस बंदे को गिफ्ट दिया जाएगा वह डोनी, दान लेने वाला, ठीक है जी। एंड एक्सेप्टेड, एंड के ऊपर प्लस लगाओ, डोनी सिर्फ डोनी डोनी नहीं, प्लस एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। या तो डोनी खुद एक्सेप्ट करे या फिर उसके बिहाफ पे कोई और एक्सेप्ट करे। अगर डोनी एक बिल्कुल छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन एक्सेप्ट कर लेंगे। acceptance when to be made, such acceptance must be made during the lifetime of the donor। yes, जब तक डोनर जिंदा है तब तक होनी चाहिए, उसके बाद एक्सेप्ट करना हो करते रहो, कोई फायदा नहीं। एंड while he is still capable of giving, ठीक है जी। और कब तक, जब तक वो still capable of giving acceptance है, यानी वो बच्चा है या आदमी है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो जब तक वह है। यदि डोनी डाइज, मर जाता है, बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले, गिफ्ट इज void, बॉक्स कर लेना void को। ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड है सर, जैसे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है, हाँ। तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी बननी पड़ेगी या फिर ऐसे ही नॉर्मली हो जाएगा? देखो गिफ्ट हो गई तो गिफ्ट के लिए तो कोई पैसे नहीं, लेकिन अगर रजिस्टर कराओगे उसको तो स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। क्या एक बंदा दूसरे बंदे को गिफ्ट दे रहा है, क्या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी मान लो, बताओ। यस, इस एक्ट की विषय वस्तु है, यस, है जी विषय वस्तु इसी एक्ट की, ठीक है जी। अब इसी एक्ट के एक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि इस एक्ट में जो भी कुछ लिखा है वो अफेक्ट नहीं करेगा जो भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब गिफ्टेड प्रॉपर्टी की वैल्यू देखेंगे अगर 100 रुपए से ज्यादा तो मैंडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, वरना नाम पे दिखाई नहीं देगी। हाँ जी, इसमें सर हमें स्टैम्प ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे मैंने कितना है 40 लाख का लिखा, हाँ, तो उसके ऊपर टैक्स भी, जैसे टैक्स देना पड़ता है, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं है, देना पड़ता है, लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाँ स्टाम्प देनी पड़ेगी। और अगर जैसे कोई मैंने प्लॉट वगैरह बेचा तो उसके स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स दोनों देना पड़ता है। वो प्लॉट कैसा है, एग्रीकल्चर लैंड, ये वैसे ही मेरा प्लॉट निकल गया, मैंने हाँ जो भी प्रॉपर्टी टैक्स वो देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड में टैक्स नहीं एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टैक्स, उस पर रेवेन्यू कलेक्ट होता है बेसिकली, बस। उस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। चलो
ट्रांसफर हाउ अफेक्ट, ये ट्रांसफर करी कैसे जाएगी? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग गिफ्ट, गिफ्ट करने के पर्पज से, किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की बात कर रहे हैं। द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट टू विटनेसेस। ये लो, यहीं पे आ गई है। ये कंडीशन तो यहीं पे आ गई, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की बात करोगे तो ट्रांसफर में बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज अफोरसाइड और बाय डिलीवरी, या तो रजिस्टर कराओ या फिर डिलीवरी कराओ। कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनकी रजिस्ट्री बहुत जरूरी होती है, जैसे कि गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठीक है जी। और बताओ, मूवेबल प्रॉपर्टी कट्टा, है ना, रजिस्ट्री बहुत जरूरी है। और वो सोचो जिसकी आरसी बनती है, सर ये जो बिल्डिंग हम देखते हैं जिसकी रजिस्ट्री होती है, लाइसेंस, लाइसेंस हो गया, लाइसेंस तो होता है, ये लाइसेंस होता है तो रजिस्ट्री तो है ना। लेट से आपने खरीदी, क्या मेरे नाम पे लाइसेंस बन जाएगा? सर। ये मेरे नाम की है। तो ये रजिस्ट्री है, बस रजिस्टर हो रहा है, उसको बस लाइसेंस कह रहे हैं। और मैं अपनी जो बंदूक है अगर वो किसी को बेचता हूँ तब भी सारी नहीं 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 बेच पाओ, वो बंदूक नहीं बेच सकते। नहीं, आर्म्स एक्ट में लायबिलिटी बन जाएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। यूज करने के लिए दे सकते हैं, और गाड़ी के लग दे सकते हैं सर। हाँ, ठीक हो गया। और सोचो, और कोई चीज सोचो जिसकी रजिस्ट्री अनिवार्य है, रजिस्ट्री हो, लाइसेंस हो, कुछ भी हो। टू व्हीलर में बहुत बताएंगे कौन नहीं सर, बिल कट के आता है? कौन अरे बिल बिल कट के आता है। शुरुआत में तो खैर बिल मिल जाएगी। ना ना ना, वो उस पे जैसे मान लो आईफोन, आईफोन वगैरह पूरा का पूरा वो पड़ता है, वो तो उसके जैसे चेसी नंबर चढ़ता है ना, गाड़ी जब जाती है ना तो चेसी नंबर चढ़ता है, ऐसे ही आई नंबर। IMI हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, रजिस्टर हो गया ना, ठीक है ना। अब जरा क्या, या फिर वो वाली चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, वो कैसे होगी? वो बाय डिलीवरी, ठीक है, गिफ्ट नहीं रहते। Such delivery may be made in the same way as goods sold may be delivered। ये जो डिलीवरी है ये ठीक इसी प्रकार होगी जैसे कि जो वस्तुएं, जो सामान, माल बेच दिया जाता है उसको डिलीवर किया जाता है, ठीक है जी। आओ जी, जरा सवाल ये नहीं है, ठीक है ना, सवाल तो हम करते हैं। आओ 129 देख लो जरा पहले। saving of donations mortis cosa and Momdin law या Mohammedan law, nothing in this chapter, इस चैप्टर में, चैप्टर कौन सा था? 7। इस चैप्टर के अंदर जो कि रिलेटेड है गिफ्ट से, किसकी? मूवेबल प्रॉपर्टी, बॉक्स करो या फिर अंडरलाइन करो। मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जो किस समय? मृत्यु होते समय वो मतलब गिफ्ट वगैरह दी है, या फिर और शेल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोमडन लॉ, या फिर जो अपना मोमडन लॉ है उसको अफेक्ट नहीं करेगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मरते समय, और पूरा यहाँ से कोमा आ गया है तो मैं नहीं पढ़ूंगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी मेड अंडर दी मोमडन लॉ, मैं नहीं पढ़ूंगा ये, ठीक है ना। मैं तो इसको कोमा के बाद फुल फ्लैश पढ़ूंगा, और देखो कोमा भी लगा दिया और भी लगा दिया। और शेल बी डीम्ड, यह चैप्टर शेल नॉट बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोमडन लॉ, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। मुस्लिम गिफ्ट है, रजिस्टर कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ, ओरल करना है करो, नहीं करना है मत करो। इशारों में भी गिफ्ट हो जाता है, राइटिंग में भी हो जाता है, ओरल में भी हो जाता है, ठीक है जी। कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी गिफ्ट नहीं हो सकता है, तो जो शरिया लॉ उसके अकॉर्डिंग देखिए। जैसे कि जो मुस्लिम लोग के अपने इंडियन कानून है वो नहीं सकता ना अपना मुस्लिम लोग चलते हैं इंडिया में नहीं, चलता ये है। टीपीए जो है 1881 का एक्ट, ठीक है जी। तो अंग्रेजों ने अपर हैंड दे रखा है, अब दे रखा है, दे रखा है। मुसलमानों आ, आओ जी, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का गिफ्ट और फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट। ए गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड एज टू द लेटर, यस। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट वैलिड है, और फ्यूचर प्रॉपर्टी है तो उसका गिफ्ट वॉइड है। सिंपल, सिंपल हो गया। 125
गिफ्ट टू सेवरल टू whom वन डज नॉट एक्सेप्ट, एक गिफ्ट किसी वस्तु का दो या दो से ज्यादा डोनीज को दे दिया गया है, ऑफ whom एक डोनी, जिसमें से एक डोनी ने, वन डोनी लिखा, वन डोनी, वन डज नॉट एक्सेप्ट इट, एक ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इज void, वह void है, एज टू द इंटरेस्ट व्हिच ही वुड हैव टेकन हैड ही एक्सेप्टेड, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो उसके इंटरेस्ट अलग हो जाते। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। सर जिसने मतलब एक ने एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए वॉइड है या दोनों के लिए void ये लो जी, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये पांचवें बंदे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, यहाँ पर ये void है। है? इसके बाकी लिए void है। यस, बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, सब में वैलिड गिफ्ट है। ठीक है। 126, जब गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, कब है वो गिफ्ट सस्पेंड या फिर रिवोक हो सकता है? द डोनर एंड द डोनी may agree that on the happening of a specified event which does not happen, जो happen नहीं होगा, डिपेंड ऑन द विल, ठीक है जी, ऑफ द डोनर, ठीक है जी, डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं होगा, जो भी विल रहेगी, इच्छा रहेगी किसकी, डोनर की, उस पर डिपेंड नहीं होगा। एक गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड, एक गिफ्ट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा या फिर एक गिफ्ट रिवोक हो जाएगा, बट एक गिफ्ट विच द पार्टीज एग्री शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट एट द मियर विल ऑफ द डोनर, डोनर की सिर्फ एक इच्छा के ऊपर ऐसा गिफ्ट दिया गया है जो रिवोक हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। याद रखना ये है गिफ्ट वॉइड है, अंडरलाइन कर लो, वॉइड है, होली और इन पार्ट एज द केस में भी, जो भी केस हो। ठीक डोनी है, के खिलाफ void हो जाएगा। ये देखो, जो गिफ्ट होती है, गिफ्ट की जो ट्रांजैक्शन है, गिफ्ट कार्ड जो एग्रीमेंट, उसमें दो पार्टी, क्या नाम है, दोनों डोनर डोनी। 123 में ही कंडीशन बताई है कि डोनर गिफ्ट करेगा वॉलंटरी और डोनी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, इसमें वॉलंटरी नहीं लगा रहे क्योंकि भाई डोनी जो है वो बच्चा भी हो सकता है, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी का क्या डालें इसमें। ठीक है जी, अब सीधी सिंपल सी बात है, वॉलंटरी तो है लेकिन कंडीशन है, एक गिफ्ट की कंडीशन ये है कि डोनर की मियर विल पर, मियर विश पर, ठीक है ना, यह गिफ्ट रिवोक या सस्पेंड नहीं होगा, डोनर की इच्छा पर, विल मतलब वसीयत नहीं, हाँ मतलब डोनर जो है अपनी विश के अकॉर्डिंग, आज तो इसने गिफ्ट बोल दिया, ठीक है ना भाई, मैं तेरे को गिफ्ट देता हूँ, लेकिन मेरे गिफ्ट का नेचर क्या है कि ये ना आगे जाने किसी भी समय पर कोई एक पर्टिकुलर चीज हैपन होगी ना, तो मेरी विश पे है भाई, मैं चाहूंगा तो पूरा गिफ्ट रिवोक कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब सस्पेंड कर दूंगा, रिवोक कर दूंगा, रद्द कर दूंगा ना। आओ, या फिर गिफ्ट ऐसा है कि भाई जो खालिस जो विश है ना, किसकी, डोनर की, कोई एक पर्टिकुलर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर रिवोक या सस्पेंडेड नहीं हो सका, नहीं होगा। देखो ये वाला गिफ्ट वॉइड है, ये वाला गिफ्ट वैलिड है, बस इतना बोल रहे, मैंने गिफ्ट बोल दिया नवदीप के नाम, ठीक है ना, और मैंने बोल दिया कि देख भैया, इस साल 15 अगस्त 2026 को सुबेरे सुबेरे अगर सूर्योदय हो गया तो मैं गिफ्ट रिवोक कर, तो ये क्या गिफ्ट हुआ, ये गिफ्ट नहीं, ठीक हो क्या। हाँ ये ध्यान रखना, ये सवाल है। मैं अगर आपसे पूछूं कि गिफ्ट क्या टीपीए की विषय वस्तु है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको पूछूं कि भाई एक ट्रांजैक्शन है, एक सिंपल ट्रांजैक्शन है जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन बताई, क्या वो गिफ्ट के अंदर आएगी, यस या फिर नो, ये तो अकॉर्डिंगली तो इस चैप्टर में देखोगे, ठीक हो गया ना, सिर्फ गिफ्ट की डेफिनेशन कर रहे हैं हम टीपीए में है या नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हम, तो सिंपल फिलहाल जो है चैप्टर कौन सा है, ये 7 क्या, चैप्टर 7 के अंदर हम गिफ्ट कर रहे हैं, गिफ्ट 8 में शायद, 8 है, अरे नहीं 7, डन होगा सिंपल।
सर एक क्वेश्चन बताओ, जैसे मान लो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम्म, शॉपी लगा लो, हम्म, एक पर्सन ने बी को गिफ्ट कर दी, हम्म। वो फिर क्या मतलब उस जो उसने गिफ्ट डीड जो भी बनी है उसको वो रिवोक करवा सकता है दोबारा? अगर वो रजिस्टर हो ही गई तो फिर कैसे रिवोक होगा? वो तो ट्रांसफर हो चुकी है, इंतकाल चढ़ चुका है, म्यूटेशन चढ़ चुकी है वो, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है। सर ये जैसे ये गिफ्ट पड़ा ना, इसी मीटिंग के लिए नहीं, वो जो क्रिमिनलाइजेशन का जो केस था ना, हम्म, 2025 में शायद एक्ट पास हम्म, हुआ, वो 25 में रखा था। तो उसमें ऐसे हुआ था कि जो बूढ़े माँ बाप थे ना, उनकी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी थी, तो बच्चे को इस कंडीशन पे दिया उन्होंने हम्म, कि आगे हमारी सेवा पानी करियो तो तेरे में विदा होने की। हाँ, ये कंडीशनल ट्रांसफर है ये तो यहाँ पर भी हमने भी किया था। अभी सर कंडीशन भी रखी थी ना उन्होंने, उसमें ये था कि भाई मतलब हमारे सेवा पानी करेगा, इसलिए आप इसलिए दे रहे हैं हम सबको, ये नहीं थी कि नहीं करेगा तो वापस दे देंगे। लेकिन लो कोर्ट में चले गए, उसने नहीं करी बाद में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, फैसला ये होगा भाई, बाकी लोगों कोर्ट्स में तो ये इसके अकॉर्डिंग के नहीं ईपीए उन्होंने भी वो ओल्ड पेरेंट्स फिर वो वापस करवा और ये ध्यान रखना, ये जो स्पेशल एक्ट में उनको ये आपको चेक करना पड़ेगा कहीं इक्विटी पर ये गिफ्ट कैंसिल तो नहीं कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। भी करा है। अगर इक्विटी पे है तो फिर वो एक्सेप्शन। वो जो ओल्ड पेरेंट्स का एक्ट है ना, उसको प्रीडेट करवा के और जो ईपीए की ट्रांजैक्शन थी इसको वापस भेज वो दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आर्टिकल 142 में कर दिया उसको, वो फिर टीपीए या फिर गिफ्ट की विषय वस्तु मतलब से। उसको हम जनरलाइज ना ना करें, ना। स्पेशल सर्कमस्टांस था। हाँ, स्पेशल तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उन्होंने उसको ये तो। दी थी कि जो ये स्पेशल एक्ट है, जैसे पॉक्सो वगैरह, वो वुमेन पेरेंट्स वाला, इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर इनको दे ही नहीं तो पाएंगे। ऑब्वियसली अगर देखो टीपीए में बनाना है तो सिंपल टीपीए के हिसाब से क्या कंडीशनल ट्रांसफर हो सकती है? तो इसका फिफ्टी आंसर नहीं। यस, पीटी में शाबाश, नो। लेकिन अगर आप मेंस में पूछोगे तो यस, बट कंडीशन जो है ना, कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, कंडीशन कॉन्ट्रेरी नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चे की साइड में ठीक है ना, रीजनेबल कंडीशन है तो यस, कंडीशन वैलिड है। जैसे हमने केस किया था, ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट गिफ्ट कर दिया और क्या बोला कि इंटरेस्ट जो है यह परमानेंट हो जाएगा यदि तेरा लड़का हो गया तो। ठीक हो गया, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है ना, ऐसी ट्रांसफर होती है, वैलिड ट्रांसफर है ये। चलो दोबारा से पढ़ूं, दोबारा से एक बार लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। डोनर या फिर डोनी में एग्री एग्री हो गए दैट के हैपनिंग पर किसी स्पेसिफाइड इवेंट के जो विच डज नॉट हैपन, जो डज नॉट डिपेंड ऑन द विल, जो किस पर डिपेंड नहीं है, विश पर डिपेंड नहीं है, इच्छा पर डिपेंड नहीं है, किसकी? डोनर की। एक गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड, एक गिफ्ट जो है सस्पेंड हो जाएगा और रिवोक हो जाएगा। ठीक है जी। बट एक गिफ्ट which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere wish of the donor is void। यानी एक गिफ्ट जो सिर्फ डोनर की इच्छा पर ही सस्पेंड या फिर रिवोक हो जाए आगे जाके फ्यूचर में, ध्यान रखना गिफ्ट वॉइड है। ठीक है ना। हाँ, इसके साथ में एक और बता दिया है क्या, कंटिजेंट गिफ्ट हो सकता है, कंटिजेंट गिफ्ट हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, वो कंटिजेंसी कैसी होनी चाहिए, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द ओनर। ठीक है जी, वो स्पेसिफाइड इवेंट है जो इच्छा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए डोनर के। ठीक है ना। ठीक है ना, यानी पूरा कंट्रोल हो गया उसका। ठीक है, तो इस प्रकार का गिफ्ट वो वॉइड हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो डोनर की इच्छा पर नहीं है, ठीक है ना, वो नेचुरल है, वो नैसर्गिक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, गिफ्ट वैलिड है। A gift may also be revoked in any of the cases, same want or failure of consideration, in which if it were a contract, it might be rescinded। Yes, आ जाओ भाई साहब। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो गिफ्ट है वह डोनर के द्वारा वॉलेंटरी किया जाएगा और विदाउट कंसिडरेशन किया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु क्या बता रहे हैं, एक गिफ्ट का एग्रीमेंट करते समय, ठीक है ना, डोनर और डोनी ने एग्री कर लिया है कि डोनी जो है इसको एक पर्टिकुलर कंसीडरेशन देगा और वो कंसीडरेशन फेल हो जाए या वह ना दे, ध्यान रखना, गिफ्ट खत्म। गिफ्ट खत्म मतलब रिवोक या फिर सस्पेंडेड।
दोबारा से पढ़ लो। एक गिफ्ट में ऑल्सो भी रिवोक हो सकता है इन एनी केस, किसी एक केस के अंदर या केसेस के अंदर, से वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की कमी या फिर कंसिडरेशन का फेलियर, इन विच, जिसमें, इफ इट वर ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था, इट माइट बी रिसाइंडेड, वह रिसाइंड। हिबा बिल एवज, याद आ रहा है किसी को मुस्लिम लॉ में? हम्म। हिबा बिल एवज, हिबा बिल शर्तुल एवज। जब एक मुस्लिम लेडी अपना मेहर छोड़ देती है किस कंडीशन पे, कि हस्बैंड, उसका शोहर उसकी इच्छा से तलाक दे दे उसको, ठीक है ना? तो फिर उसको मतलब वापस करना पड़ता है। वो नहीं करेगी, वो सिर्फ छोड़ देगी। ज्यादा है। देखो, गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता, क्योंकि हिंदी में गिफ्ट को दान कहते हैं। क्या जब हम किसी को दान देते हैं तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट बन जाए, ठीक है ना, और तब यदि फेल हो जाए कंसिडरेशन, ध्यान रखना, रिवोक या सस्पेंड हो जाएगा। फिर जैसे ये वाला सिस्टम है, तलाक किसका किसका सिस्टम? जैसे मान लो कि मेरे पास जो है नहीं जाते, ये कब देते हैं जब ये वो उसको तलाक देता है, वो उसका पति उसको देता है या नहीं नहीं? नहीं, कई प्रकार का डोर होता है। हैं? कई प्रकार का डोर होता है। प्रॉम्प्ट भी होता है, स्पेसिफाइड भी होता है, डेफर भी होता है। जैसे कहते नहीं इसलिए एक लाख का मेरे लिए हाँ दे, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जब तलाक देता है तब मिलते हैं लड़के। मैं आपको ये कह रहा हूँ संदीप जी, कई प्रकार का डोर होता है। एक शादी के समय दिया जाता है, एक सुहागरात से पहले दिया जाता है, एक बाद में दिया जाता है, एक डिवोर्स के समय दिया जाता है, मरने के समय दिया जाता है। कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। ठीक हो गया? सेव एज अफोरसेड, एक गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक, एक गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है इसके अलावा एक गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता है। Nothing contained in this section shall be deemed to affect the rights of transferees for consideration without notice. Yes, एक आदमी ने बी को गिफ्ट दिया और बी ने आगे वो गिफ्ट भेज दिया, लेट्स से मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी व्हाटसोएवर। जिस आदमी ने पैसे के बदले में वो गिफ्टेड चीज बिना नोटिस के ली थी, ध्यान रखना, उसके, यानी वो बोनाफाइड परचेज है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी पढ़ लो जरा। ए गिव्स ए लैक ऑफ रुपीज टू बी, reserving to himself, with B's assent, the right to take back at pleasure रुपीज 10,000 आउट ऑफ द लैक। ए ने लाख रुपए गिफ्ट कर दिए किसको, बी को, और अपना एक राइट रिजर्व कर लिया है बी की असेंट से, क्या, कि अपनी इच्छा पर जब उसको जरूरत पड़ेगी तो 10,000 रुपए वापस ले सकता है। द गिफ्ट होल्ड्स गुड एज टू रुपीज 90,000 बट इज वॉइड एज टू रुपीज 10,000 विच कंटिन्यूज टू बिलोंग टू ए। ठीक है जी, जो कंटिन्यू रहेंगे ए से बिलोंग करते हुए। ठीक हो गया जी, चलो जी। ए गिव्स ए, खेत किसको, बी को, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ, विद बी की असेंट से, द राइट टू टेक बैक द फील्ड इन केस बी एंड हिज डिसेंडेंट्स डाइज बिफोर ए। कंडीशन क्या है, यदि ए से पहले बी और बी के जो भी बच्चे हैं वो पूरा का पूरे खत्म हो जाए, तो भाई ये गिफ्ट वापस ए को आ जाएगा। बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट्स इन ए लाइफ टाइम, बी जो है बिना बाल बच्चों के मरता है, और ए की लाइफ टाइम, यानी ए जिंदा है और तभी मर गया, ए में टेक बैक द फील्ड। ए ने वापस गिफ्ट ले लिया है, रिवोक हो गया, सीधी सिंपल सी बात है, सस्पेंड हो गया है। ठीक है जी, हो सकता है ऐसा। आओ, ऑनरस गिफ्ट, जहां पर एक गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल ट्रांसफर, जहां पर एक गिफ्ट है और उसकी फॉर्म क्या है, वो सिंगल ट्रांसफर में होगा टू द सेम पर्सन, एक सेम बंदे को ही, ऑफ सेवरल थिंग, और सेवरल थिंग्स इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, ऑफ विच, जिसका, वन इज एंड द अदर्स आर नॉट बर्डनड बाय द ऑब्लिगेशंस, burdened by an obligation, the donee can take nothing by the gift unless he accepts it fully। ठीक है जी। अब डोनी जो है कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा जब तक वो इसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। बस पढ़ने के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो इसको, ठीक है जी, बाकी इतना कुछ वो नहीं है, बाकी नॉर्मल सा ही है 127।
ऑनर्स गिफ्ट के अंदर ये जो हेडिंग बनी 127 की, ऑनर्स गिफ्ट टू द डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ये देख लो जरा। एक डोनी नॉट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट ही नहीं है, डोनी है, ध्यान रखना, टू कॉन्ट्रैक्ट contract and accepting properly property burdened by an obligation, वो burdened है by an obligation, is not bound by his acceptance, वो अपने acceptance से bound नहीं है, but if after becoming competent, परंतु जब वो competent हो जाता है तो contract and being aware of the obligation, और उसको पता है उसकी obligation क्या है, he retains the property given, he becomes so bound, वो bound हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है, बस he becomes so bound को अंडरलाइन कर लेना। ये लो जी, आपका गिफ्ट भी खत्म हो गया है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम 130। हेडिंग देख लो, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम वेदर विद, ध्यान रखना एक्शनेबल क्लेम की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है मोटा मोटा। क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? अनसिक्योर्ड डेट एक्शनेबल क्लेम। द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कहां गया, ऑफ क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन, चाहे वो कंसिडरेशन के साथ हो या फिर विदाउट कंसिडरेशन के साथ हो, शेल बी अफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, वो अफेक्ट हो जाएंगे कैसे? ओनली ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ एक कागज पत्थर एग्जीक्यूट होने से ही हो जाएंगे, कैसे? इन राइटिंग में, एंड साइंड बाय द ट्रांसफरर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, या जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसके साइन हो जाए या फिर उसके अथोराइज एजेंट के हो जाए। शेल बी कंप्लीट एंड इफेक्चुअल, वह कंप्लीट हो जाएंगे और इफेक्चुअल हो जाएंगे अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, एंड देयर अपॉन, और उस पर ऑल द, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं और रेमेडीज हैं इसके ऑफ द ट्रांसफर के, वेदर बाय वे ऑफ डैमेजेस अदरवाइज शेल वेस्ट इन द ट्रांसफरी, whether such notice of the transfer as is hereinafter provided as given or not। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, कंप्लीट हो जाएगा और कागज पत्र बनते ही देखो जी अगर एक्शनेबल क्लेम बनना है तो बन जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। एक्सेप्शन देख लो सीधा इसका, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द ट्रांसफर ऑफ ए मरीन और फायर पॉलिसी, अंडरलाइन करो मरीन, अंडरलाइन फायर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, और अफेक्ट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। बस इतना सा है। ठीक है जी, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना वरना जाने देना। 131 सिर्फ हेडिंग से पढ़ रहा हूं मैं। नोटिस टू बी इन राइटिंग एंड साइन, सिंपल सी बात है, जब इंस्ट्रूमेंट किसका एक्शनेबल क्लेम का जब राइटिंग और साइन में हो रहा है, सीधी सिंपल सी बात, नोटिस तो होगी। आगे आगे 132 को छोड़ दो, 132 सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से, वारंटी ऑफ सोल्वेंसी ऑफ डेटर, मॉर्गेज डेट 134, जहां पर एक डेट ट्रांसफर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, कोई एग्जिस्टिंग या फिर फ्यूचर डेट को सिक्योर करने के लिए। द डेट सो ट्रांसफर, ये जो डेट था वो भी ट्रांसफर हो गया है। इफ रिसीव्ड बाय द ट्रांसफर, यदि रिसीव कर लिया गया ट्रांसफर के द्वारा, और रिकवर्ड बाय द ट्रांसफर, रिकवर कर लिया गया ट्रांसफरी के द्वारा, इज एप्लीकेबल फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट। कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे अप्रोप्रिएट होगा? सबसे पहले तो कॉस्ट की जो पूर्ति करवाई जाएगी ऑफ सच रिकवरी, इस रिकवरी की। सेकेंडली और इन और टुवर्ड्स सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग सिक्योर्ड बाय द ट्रांसफर। ठीक है जी, एंड द रेजिड्यू, और जो बचा कुचा है, इफ एनी, यदि कुछ है, बिलोंग्स टू द ट्रांसफरर और द अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द। सिंपल सा है, इसको पढ़ना है, देख लेना, नहीं पढ़ना तो जाने देना। 136 छोड़ दो। 137 सेविंग्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एसेट्रा, नथिंग इन दिस फोरगोइंग सेक्शंस लिखा है ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के चैप्टर 8 की, applies to stock, shares, debentures or to the instruments which are for the time being by law or customs negotiable or to any mercantile document or title of goods। ठीक है जी, इनके किसी के ऊपर भी जो है यह एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है जी, बस ये लो जी, आपका टीपीए खत्म हो गया है जी। बंद तो कर, हाँ जी, कोई क्वेरी, कोई क्वेरी वगैरह तो बताओ। ठीक है, आज क्या, आज क्या है, सैटरडे है, फ्राइडे है? आज सैटरडे।